आज के शो में यूनान में पेश आए किश्ती डूबने का सानेहा, इस इंसानी स्मगलिंग के हवाले से अहम तरीन तहकीकात, मरकजी मुल्जिमान बेनकाब, बच जाने वाले मुसाफिरों के सनसनीखेज इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर ग्लोबल बात की जाए, ब्लैक मार्केट इसकी तकरीबन 150 अरब डॉलर तक जो है वो पहुँच चुकी है। ये कई मुल्कों की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है ये अमाउंट ऑफ $50 बिलियन। और ये भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लेबर रेट्स के मुताबिक उस वक्त के रेट्स हैं जो एक डिकेड यानी 10 साल कबल के हैं। ये लेटेस्ट नंबर्स इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी हर साल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे में आते हैं। यहाँ पर ये काम जो कि शुरू फ्रॉड से होता है और एंड एक्सप्लॉयटेशन पर होता है, इसमें कई ओवरसीज प्रोमोटर्स इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में बताया जाता है कि 5,500 से 6,000 ओवरसीज प्रोमोटर्स हैं, जिनमें से तादाद रजिस्टर्ड की भी बहुत इंतहाई कम है। ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि फेक लाइसेंसेस या फेक और फ्रॉडुलेंट तरीके के साथ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करके पाकिस्तान से बाहर देने का लालच, ले जाने का लालच देकर उनके कीमती असासे बिकवा कर उनसे कैश लेकर उनको बिल आखिर एक्सप्लॉइट करते हैं। और हमने फिर वो देखा जो यूनान में वाक़या हुआ किश्ती का, जिसमें कहा जाता है कि अभी तक कई 100 पाकिस्तानी लापता हैं जिनके बारे में पता नहीं चला। एफआईए की कार्रवाइयां तो जारी हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में खतरात मंडला रहे हैं। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम, इमेज, रेपुटेशन और पाकिस्तान की अपनी जो ट्रैफिकिंग रेगुलेशंस हैं उस हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए। पाकिस्तान ऑलरेडी सेकंड टियर लिस्ट में है, जो वॉच लिस्ट है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की। यूरोपियन यूनियन भी इस हवाले से पाकिस्तान के इन ट्रैफिकिंग मामलात पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठा चुका है। इससे कबल साल 2014-15 में ब्रिटिश हाई कमीशन की कंप्लेन के ऊपर एफआईए ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी, जिस इंक्वायरी में 2019 में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को जमा कराई गई थी, जिस इंक्वायरी में वाज़े तौर पर यह बताया गया था कि इसमें एफआईए के अपने ऑफिशियल्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऑफिशियल्स की मिली भगत या गठजोड़ के बगैर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पॉसिबल नहीं है। उसमें वाज़े तौर पर एफआईए के अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के हवाले से उनकी गफलत और उनकी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की जो कोशिशें हैं उनको बेनकाब किया गया था। कुछ ऑफिशियल्स के नाम भी सामने आए थे, कुछ सस्पेंशंस भी हुई थी, जो कार्रवाइयां डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो भी हुआ था। फिर इंक्वायरी ये भी दब चुकी थी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर एफआईए ने इंक्वायरी तेज कर दी है, क्योंकि मामला अभी ताज़ा है, नया है। एफआईए फिर से इंक्वायरी कर रही है, फिर से शायद नाम सामने है। कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट्स असेंबली के अंदर इस पर बहस की जा रही है, लेकिन इस मामले को समझने की बहुत सी जहतें हैं, माशी, समाजी, सियासी, और साथ साथ जो नौजवान नस्ल है, जो एक तो वो जो कि कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, एक वो जो कि अपना असासे बेचकर पाकिस्तान से भागने पर आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन है क्यों। ये भी अहम तरीन सवालात हैं जो इस पूरे मामले से इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तजज़िया-ए-निगार जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है, दोनों खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका आज कॉलम फ़ारूक सलीम साहब, मैंने पढ़ा भी इस बारे में, जो एनालिसिस आपने दिया था, ये फ्रस्ट्रेशन है क्यों कि एक आदमी अपने सब कुछ बेचकर इस मुल्क से जाने के लिए गैर कानूनी इलेजिटिमेट तरीकों से किसी पर अंधा एतमाद करके पैसे देकर भी तैयार हो जाता है कि वो इस मुल्क से निकल जाए, और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट होता है, उसकी जान जाती है, उसकी फैमिली, उसके पैसे भी डूब जाते हैं। इतना रिस्क लेने को क्यों कोई तैयार हो जाता है फ़ारूक सलीम साहब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जानना बड़ा जरूरी है। एक तो आमतौर पे वो माशी एंगल्स को दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद नौकरियां नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर वसाइल नहीं है, तो लोग मुल्क से बाहर वो नौकरियां और वसाइल ढूंढने जाते हैं। देखिए, दो चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी को आप 4 पैसे कम भी दे दें तो वो पाकिस्तान में नौकरी चाहेगा, बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, बाहर जाने में बड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ती हैं, आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं। तो अगर नौकरी मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, बेशक 4 पैसे कम भी मिलते हों,
तो मैं समझता हूँ कि एक एवरेज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहेगा बजाय बाहर जाने। दूसरा मेरा जो इत्तेफाक हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं और आप यकीन जानिए कि वो तैयार रहते हैं पाकिस्तान आने को, बेशक उनको अगर 4 पैसे कम भी मिल जाए, अगर उनका मुआवजा, उनकी नौकरी जो है उनकी तनख्वाह कम भी हो तो वो वापस पाकिस्तान आने के लिए तैयार रहते हैं। तो बड़ा गौर फिक्र किया मैंने कि ये क्या वजह है कि नौजवान पाकिस्तानी जो है, जो आप सोचिए कि पाकिस्तान का कीमती तरीन असासा है, पाकिस्तान का जो सबसे कीमती असासा है वो हमारे नौजवान पाकिस्तानी हैं, वो क्यों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, एक तो मायूसी, नाराजगी और उसके पीछे मैं समझता हूँ ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, सियासी हलचल हो जाए, जो बार बार क़यादत में तब्दीलियां आती हैं, गवर्नेंस बड़ी कमजोर है पूरे मुल्क के अंदर, पॉलिसी के अंदर कोई तसल्सल नहीं है, उसका फुकदान रहता है। तो इन सारों को अगर आप मिला लें तो फिर वो मायूसी सामने आती है, फिर वो आप समझिए कि नाराजगी सामने आती है, वो फ्रस्ट्रेशन सामने आती है। फिर एक तरफ हुकूमत है जो कि अपने सारे के सारे माशी फैसले जो है वो सियासी बुनियाद पे करती है, उसके सामने ये चीजें जो है, जो आम आदमी की मुश्किलात है, वो तो सामने आती ही नहीं है। वहां पे सारे फैसले जो हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जा रहे हैं कि उन जमातों का, उन हुक्मरान तबका, जो हुक्मरान तबका है उसका सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला होना चाहिए। जो 24 करोड़ या 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनका माशी मुस्तकबिल तो कभी बहस में नहीं आता। लेकिन फरोज साहब ये बताएं कि ये तो अगर माशी मुस्तकबिल की बात है और मईशत ही से मुतल्लिक है, तो ये लोग तो 8-8 हज़ार डॉलर्स, कोई 82 लाख रुपए, कोई 65 लाख रुपए, जो कहानियां सामने आ रही हैं, यानी किसी ने 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इससे कम तो रकम किसी ने जमा कराई नहीं है। इसका मतलब ये लोग अपने यहाँ पर असासे बेचे या इन्होंने जो जमा पूंजी थी वो दी है। तो ये कहीं से ये तो नहीं हम कह सकते कि ये वो क्लास थी जो दो वक्त की रोटी जिनको मुयसर नहीं, या बिलो पॉवर्टी लाइन थे, क्योंकि इनके पास कुछ था जिसको बेचकर ये यहां से जाने को तैयार हो गए। इतना कैश था कि ये 40 लाख 42 लाख एडवांस में देकर, और एक दो ऐसे केसेस भी सामने हैं जिसके अंदर उन्होंने झूठी इतला दी इनके घर वालों को कि वो पहुंच गए मिसाल के तौर पर इटली, और इस बुनियाद पर मिठाइयां तकसीम हुई और बकिया रकम भी बटोर ली गई। तो ये मजमूई तौर पर रकम लाखों करोड़ों में बनती है। तो इतना पैसा था इनके पास का मतलब? देखिए, ये तो वसाइल इन्होंने इकट्ठे किए मुख्तलिफ सोर्सेज से। इसमें आप अगर एक जमा कर लें, वो है डेथ ऑफ मेरिट, यानी कि जो मेरिट का कत्ल है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मेरिट की मौत समझ लीजिए। निहायत ही काबिल पाकिस्तानी जो है, बासलाहियत पाकिस्तानी जो है, उनको अपनी कैपेबिलिटीज का ना तो वो मुनासिब मुआवजा मिलता है, ना उनको रिकग्नाइज किया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज को। जब तक कि आपकी कोई बहुत बड़ी सिफारिश ना हो, आप किसी खास खानदान से ताल्लुक ना रखते हो, तो वो जिसको हम कहते हैं वो इकरबा परवरी है, जानिबदारी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उसका भी नतीजा वही निकलता है, मायूसी और नाराजगी। तो बहुत सारे काबिल पाकिस्तानी हैं जिनकी काबिलियत को तस्लीम नहीं किया जाता पाकिस्तान के अंदर, और फिर वो यहाँ से जो है वो निकलना चाहते हैं। उनकी जो वाजिब ख्वाहिशात हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते। आप सोचिए कि जो वाजिब किस्म के उनके ख्वाब हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं, वो भी इस सोसाइटी के अंदर वो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो फिर नतीजा वही निकलता है, मायूसी और नाराजगी। और फिर वो ये ढूंढते हैं कि किसी बैरूने मुल्क में शायद उनको कोई तसल्ली मिल जाए, उनको मुनासिब मुआवजा मिल जाए, उनकी ख्वाहिशात कहीं पूरी हो जाए, उनके ख्वाब कहीं पूरे हो जाए। इसी उम्मीद पे जाते हैं। डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ भी हम आते हैं, और सिफारती लिहाज से और पाकिस्तान के इन खतरात से दो चार है, पाबंदियां लग सकती हैं, क्या हो सकता है। लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद जमील साहब आपका भी मौक़िफ़ लेते हैं, फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसके बाद वापस आते हैं और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, और FIA की इंक्वायरी में क्या सामने आ रहा है ये भी बताते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मामले में ये भी देखने में आया कि पाकिस्तानी जो मौजूद थे उनको किश्ती के निचले हिस्से में रखा गया, जो और ज़्यादा ख़तरनाक था।
और उनके साथ वहां पर भी एक ऐसा सलूक रवैया या बरता गया जो किसी भी आम शहरी के साथ नहीं बरता जाता। यहां पर भी पाकिस्तानियों के साथ मखसूस तरीकाकार क्यों अपनाया गया, ये बताइएगा। दूसरा, इससे हमें कितना नुकसान सिफारती सतह पर, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, वहां से क्या कोई पाबंदियां लग सकती हैं अगर हमने सही मैनेज नहीं किया इस मामले को? जिमी साहब। जी हाँ, हम इंटरनेशनल बहुत सारे, इसमें कुछ 6 से ज्यादा कानून है, मैं आपका जिक्र करता हूँ एक एक करके और 15-15 सेकंड में कि कौन कौन से इंटरनेशनल कानून है। लेकिन पहले, क्योंकि इस पे जाहिर है पूरे पाकिस्तान बहुत अफसरदा भी है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे जो काबरीन है और हमारे जो हुक्मरान है वो अफसरदा होके झंडा सरनगू करके उसके बाद फिर वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। देखिए, फरवरी में भी हमारे मुल्क की हीरोइन, हॉकी की नेशनल प्लेयर शाहिदा रजा, वो भी समुद्र की लहरों के साथ बह गई और वो भी इसी तरीके से लीगल माइग्रेट करके माइग्रेशन के लिए जा रही थी। तो ऐसे कई मिसालें दी जा सकती हैं और ये समुद्र की लहरों के साथ बह जाते हैं हमारे लोग, तो ये हमारे मुल्क की तजलील होती है, हमारा इमेज खराब होता है इंटरनेशनली, और उसके वजूहात कुछ रखने बता दी हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसमें OECD की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के 59 मिलियन के करीब लोग माइग्रेट करते हैं लीगली ज्यादातर, और फिर इलीगली पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है, जिसमें 20 मिलियन जो है वो हाईली स्किल्ड भी होते हैं, जो कि आपने देख लिया, आपने सुन लिया कि जब जिस मुल्क में मेरिट ना हो, जिस मुल्क में सिफारिशों का बहुतान हो, जिस मुल्क में इक्वालिटी ना मिले लोगों को, जिस माशरे में ह्यूमन राइट के लिहाज से गरीब को और पिस्ता देखा जाए, उस पर जुल्म तादी, जबर सितम का सिलसिला जारी रखा जाए, तो वहां लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं, और जब दिल बर्दाश्ता होते हैं उनको यहाँ मौके नहीं मिलते हैं, और मौके नहीं मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि अपने मोहल्ले से, अपने गांव से हम एक कम्युनिटी सिस्टम में रह रहे हैं, वो चंदा शंदा करके अपने बाकी चीजें बेच के अपने असासे और जाते हैं। मैं लीबिया में जब था तो वहां उस वक्त गद्दाफी का होल्ड था, बहुत कम ऐसे वाकयात होते थे क्योंकि कंट्रोल था। लीबिया क्योंकि वहां एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहां उनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए 600% ज्यादा रिपोर्ट के मुताबिक 600% ज्यादा बढ़ गया ये मामला। अब जब बढ़ गया तो यहाँ हमारे जो माफिया है, ह्यूमन स्मगलर हमारे मुल्क में है, क्योंकि चेन तो आपने बता ही दिया अपने इंट्रो में कि हर मुल्क में एक चेन बनी हुई है, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये माफिया हमारे मुल्क का और ज्यादा बढ़ने लगा, और जो आपने अभी फिगर्स 150 बिलियन की दी है, उसमें ज़ाहिर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसमें दो चीजें हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर ये है कि मगरिब की बड़ी अच्छी जिंदगी, गोरों की बड़ी अच्छी जिंदगी, वहां डॉलर और पाउंड में भी पैसे यूरो में मिलेंगे, और पुश फैक्टर ये है जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ना इंसाफी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, मुल्क में महंगाई, मुल्क में बेरोजगारी, मुल्क में थानेदार पकड़ के ले जाता है और खुद कुट लगाता है। तो ये तमाम चीजें आदमी जब देखता है तो उसके बाद आदमी और अगर हमने अब सख्ती अगर नहीं बरती जमील साहब अपने लेवल के ऊपर इस पर, यानी गवर्नेंस मैकेनिज्म को या कानून साजी या जो भी करना है, तो क्या आपको लगता है कि हमें हम पर पाबंदियां लग सकती हैं, इस लिहाज से कुछ हमें खिलाफ मैजेज उठाए जा सकते हैं यूरोपीय यूनियन या दीगर ममालिक की तरफ से? जब आप इंटरनेशनल कोवेनेंट के, इसमें यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, इसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस मौजूद हैं, जिसमें कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसका की हिस्सा है, इसमें प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट एंड सप्रेस जो है ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन स्मगलिंग है, इसमें UNTOC का अडॉप्टेड जो 2000 का है उसका, मैं आपको बहुत सारे, इसमें हम सारों के सिग्नेटरी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पर ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रोकें, क्योंकि यूरोपियन, जब मैं भी था वहां तकमील यूएई में या लीबिया में, वो लीबियन हुकूमत से भी ये कहते थे, और जब पाकिस्तानी पकड़े जाते थे तो पाकिस्तान में तो कहते थे, लेकिन हमारे जैसे लीबिया जैसे मुल्क में भी वो सफीरों के साथ जब बात करते थे तो कहते थे ये अपने मुल्क को बताएं तो इसको कंट्रोल करें इस मामले को, क्योंकि उनका आप देखें कि इसी की मिसाल अगर आप ले लें कि यूनान की पानी की हदूद में हुआ क्या, यूनान या यूरोपियन यूनियन पहले तो ह्यूमन राइट की भी वैल्यू करते थे और सारी चीजें वो बचाने की कोशिश करते थे, अब आपने
ये इल्जामात जो कि हकीकत मालूम होते हैं कि अगर यूनान की कोस्ट गार्ड चाहती तो उनको बचा सकती थी। 7 घंटे तक जहाज स्टैग्नेंट रहा। उन पर भी इसके इस वाले से सवालात उठ रहे हैं जी। और फरूख साहब, आपका भी इस पे लास्ट कमेंट कि हम अगर मेजर्स ना उठाएं, जिस तरह अभी जमील साहब ने गिनवाई, कई ट्रीटीज हैं, कानून हैं, तो क्या हम पर आलमी सत्ता के ऊपर कोई पाबंदियां लग सकती हैं? क्या हो सकता है फरूख सलीम साहब? जी सफान साहब, मैं उस हवाले से मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं फेमिलियर नहीं हूँ। मैं समझता ये हूँ कि जो कुछ हो रहा है इसकी असल वजह जानना बड़ा जरूरी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी होगी, बीमारी क्या है और बीमारी की अलामात क्या है। देखिए, लोगों का ये नौजवान पाकिस्तानी जो है उनका पाकिस्तान में बैठे बेचैन हो जाना और मुल्क से भागने की कोशिश करना, ये एक अलामत है, ये एक सिर्फ बीमारी नहीं है। इसको अमूमन माशी एंगल दे दिया जाता है। हम फौरन ये कहने लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है इसलिए वो जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे की कमी है इसलिए वो बाहर जाके पैसा कमाना चाहते हैं। ये सारी, मैं समझता हूं कि ये सारी अलामात हैं, ये असल बीमारी नहीं है। असल बीमारी जो है वो सियासत है। जो बीमारी है उसकी वजह से ये अलामात सामने आती हैं। जो बीमारी है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके नतीजे में फिर गैर यकीनी की फजा है, उसके नतीजे में फिर ये जो बिजनेसेस हैं उनका बुरा हाल होना और फिर जो बेरोजगारी है वो सामने आना। तो यहाँ पे आप एक तफरीक जरूर ध्यान में रखें कि बीमारी क्या है और बीमारी की अलामात। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, जमील साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोनों ने वक्त दिया, ज्वाइन किया और अपना तज्जिया पेश किया इस मामले के ऊपर। आपका फीडबैक नाज़रीन हमें मौसूल हो सकता है फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।